सबको स्क्रीन दिख रही है ना अब? अच्छा, देखो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद है, शब्द और पद। जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था शब्द और पद, याद है आपको? यस सर। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, मतलब रचना के आधार पे वाक्य कैसे बदलते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासों में। जो हम लोगों ने व्याकरण की क्लास ली है उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब आज हमारी व्याकरण की जो क्लास होगी, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समास। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। आपको याद होगा, आपने क्लास 9th की जब क्लास ली थी तो उस क्लास में आपको हमने संधि पढ़ाई थी, याद है कुछ कि भूल गए? हमने समास था लेकिन संधि विशेष सिलेबस में था, समास केवल बताया था, समास सिलेबस में नहीं था। ठीक, यहाँ क्या है कि आपको संधि नहीं पढ़नी है, यहाँ आपको पाठ्यक्रम में समास पढ़ना है। इतना क्लियर? ठीक, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है समास। अब देखिए समास होता क्या है? समास का मतलब होता है सम धन अस, माने छोटा करना। समास जो होता है सम धन अस, संस्कृत भाषा में सम धन अस से बनता है समास, और समास का मतलब होता है छोटा करना या संक्षेपीकरण। समास का अगर आप शाब्दिक अर्थ लगाएं, केवल इसका अर्थ देखेंगे तो छोटा करना या संक्षेपीकरण, मतलब आप किसी भी चीज को इतना छोटा कर दीजिए कि उसका अर्थ भी न बदले और वही शब्द उसी तरह का हो जाए, उसी को समास कहते हैं। जैसे हम कह दें कि घोड़े पर सवार, अगर हमारा ये शब्द है घोड़े पर सवार, ठीक, तो देखिए अगर इसको हमको एक शब्द में लिखना हो, छोटा करना हो, तो क्या करेंगे? लिख देंगे घुड़सवार। क्या लिख देंगे? घुड़सवार। अब तो जैसे ही हमने घुड़सवार लिखा, मुझे ये घोड़े पर सवार इतना बड़ा वाक्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसी घोड़े पर सवार नामक शब्द को हमने छोटा करके लिख दिया घुड़सवार। यही समास है, माने एक पद, दो पद, तीन पद मिलके मात्र एक पद बने। आपको पता होगा कि ये पद हैं, ये शब्द नहीं रह जाएंगे। इतना कंफर्म है? जब हम घोड़े पर सवार लिखते हैं तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि अब ये पद नहीं रह जाएगा। यहां लिखते हैं घोड़े पर सवार, देखिए ध्यान से, घोड़े पर सवार। अब बेटा ध्यान से समझो इस बात को, घोड़े पर सवार ये हमारा शब्द नहीं है, ये हमारा पद है, और इन कई पदों को हमने मिला करके एक ऐसा शब्द बना दिया कि हमारा पद भी उसी तरह का रह गया, अर्थ भी सेम हो गया। हमने लिख दिया घुड़सवार। चलिए नंबर 1 बात, ठीक, इसी को कहते हैं समास। समास की वास्तविक परिभाषा क्या है कि किसी भी चीज को आप छोटा कर दीजिए, उसका अर्थ न बदले, उसी को कहते हैं समास। संस्कृत में इसको कहते हैं एक पदी भाव समास। इसकी जो संस्कृत परिभाषा है उसको लिख लीजिए, एक पदी भाव समास। एक पदी भाव समास। नोट कर लो इसको, तो फिर इसी से बताएंगे। कई पदों का मिलकर एक पद बन जाना, वही समास होता है। ठीक, बोलिए, किसी को कोई यहां तक दिक्कत? अच्छा, नहीं बेटा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अलग चीज है।
ये क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लिखा रसोई के लिए घर, सुनिए हमने लिखा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, मतलब रसोई के लिए घर लिखना है। और अगर इसको हम इस तरह से न लिख के सीधे सीधे उठा के लिख दे क्या, रसोई घर। देखिए इन दोनों का अर्थ बदला कहीं पे, जरा हमको बताइए, इन दोनों पदों का कहीं अर्थ बदल रहा है? इसमें और इसमें कोई अंतर है? जरा हमको बता दीजिए। नो सर। तो दोनों चीज एक ही है कि नहीं है? तो देखो एक पद, दो पद, तीन पद, सुनो 1 2 3 4 पद ये है हमारे पास। और यही परिभाषा देखिए यहीं से बना लीजिए क्या, कि परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों को, परस्पर माने आपस में संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्तीकरण, माने उनको ये देखो परिभाषा बेटा यहीं से बना लो आप, कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के संक्षिप्तीकरण को, माने उसको शार्ट कर दीजिए। संक्षिप्तीकरण को अंग्रेजी में शार्ट कहते हैं, उसको छोटा कर दीजिए, वही समास हो जाएगा। ठीक, अर्पित कुछ समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब लिख दे इसको हम, चलिए चलो लिख अच्छा ठीक लिख लो कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले ये दिख रहा है ना सबको, परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों को, एक से अधिक, ध्यान देना उसको, हाँ बेटा शेयर है, शेयर है कि नहीं? शेयर है भाई, यहाँ प्रेजेंटिंग दिखा रहा है। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? सर परस्पर संबंध का क्या अर्थ है? अरे बता रहे हैं, सब बताएंगे, घबराओ, पहले लिख लेने दो ना। पहले तुम लोग की परिभाषा लिखो तो तुम लोगों को समझा रहे हैं। ये परिभाषा जो मैंने लिखी है इसको जरा लिखो तो तुम लोगों को समझा रहे हैं क्या इसका मतलब होता है। देखो अब परिभाषा देखो, परिभाषा कह रही है कि परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक संबंधों को, परस्पर माने होता है आपस में, आपस में संबंध रखने वाले एक या एक से अधिक शब्द, परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को, माने ऐसे पद जो एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हो उनको छोटा करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को समास कहते हैं। अब समझे? नहीं समझे तो फिर से समझाएं। परिभाषा ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण,
माने ऐसे बहुत से पद हो जो एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हो, उनको छोटा करने का जो काम होता है उसी को समास कहते हैं। अब बताइए, इतने पर भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. अब देखो इसी परिभाषा को इम्प्लीमेंट करते हैं उदाहरण पे, देखते हैं कैसे। परिभाषा सबके पास है। हमने लिखा राजा का कुमार, कुमार माने होता है पुत्र, ठीक? राजा का कुमार। अब देखिए ये जो पद है एक दूसरे से परस्पर संबंध रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? बताइए। Yes. जब एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं तो तुरंत परिभाषा को इंप्लीमेंट करिए। क्या? कि इनकी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, इन्हीं को छोटा कर दीजिए, तुरंत क्या बनेगा? राजकुमार। बताइए बताइए। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई अंतर है? जरा देखिए तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बताइए जरा शाम को, इन दोनों में कोई अंतर है बेटा? चीजें समझ में आई कुछ? सर बाकी शब्द, हाँ बेटा बताओ, क्या कह रहे हो? बाकी का मूल शब्द सेम होता है। क्या बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी? चलो आगे देखते हैं। ये हमारा समास की परिभाषा हो गई। अब आते हैं समास। तो लिख लो समास में दो पद होते हैं। समस्त पद में आ जाओ, यहां लिख देते हैं। देखो समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होंगे? दो पद होते हैं। पहला उसमें होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पहला हमारा होता है पूर्व। पूर्व माने होता है पहला, जो पद पहले आएगा, और यहां होता है उत्तर। उत्तर माने बाद में, उत्तर पद। इसको नोट करो, ये जो मैंने बनाया है इसको नोट करिए। तो जरा नोट करो इसको बेटा। तो कर लिए? अब देखो इसमें एक शब्द, इसमें एक आता है समस्त पद। तो समस्त पद क्या होता है? जैसे हमने किसी पद को संक्षेपीकरण की प्रक्रिया द्वारा समास बना लिया ना, बोलिए। जैसे हमने लिखा कि राजा का कुमार, देखिए राजा का कुमार, इसको हमको छोटा करके राजकुमार करना है, ठीक? यही समस्त, क्योंकि इसी को हम छोटा करेंगे ना। बता रहे हैं। पहले ये समस्त पद समझ में आया? Yes. ठीक। अब इसी समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, ठीक? जो हमारा समस्त पद ये राजकुमार बन के आया है, राज हमारा पहला पद हुआ और कुमार हमारा उत्तर पद हुआ। समझ गए? समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक नोट लिख लो तुम लोग जरा सा। आप लोग संस्कृत में विभक्ति पढ़े कि नहीं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, इसको पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो देखो बेटा, जैसे एक चीज समझो, जैसे हमने राजा का कुमार लिखा ना, चीजें यही क्लियर कर लो, परेशान मत हो। राजा का कुमार हमने लिखा, तो देखो इसमें का विभक्ति है कि नहीं? संबंध कारक, काके की संबंध, काके की के वास्ते, है ना? अब जब इसी को हमने समास के जरिए छोटा कर दिया और लिख दिया राजकुमार, क्या लिख दिया? राजकुमार।
तो देखो इसमें कहीं न कहीं ये विभक्ति गायब हो गई। ध्यान से देखो, अर्थ तो हमारा वही है, लेकिन ये जो विभक्ति चिन्ह हमारा लगा था क्या ये गायब हो गया है? बताइए। तो जब हम समास की प्रक्रिया करेंगे, माने जब हम संक्षेपीकरण करेंगे, जब हम समास बनाएंगे, तो विभक्तियों को जो प्रथम पद और उत्तर पद को मिलाने वाली जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएंगे। दिक्कत किसी को? जैसे रसोई के लिए घर, समझो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक। अब रसोई के लिए घर बच्चा कितना पद है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ये संप्रदान कारक आ गया। अब जब इसका संक्षेपीकरण हमने किया तो ये बना रसोई घर। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस पद में से ये के लिए गायब हो गया, तो विभक्तियों का हो गया लोप। बोलिए। तो आप नोट में लिख लीजिए कि समास की प्रक्रिया के दौरान जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक। समास की प्रक्रिया के दौरान, नोट कर लो कि समास की प्रक्रिया के दौरान, मतलब प्रक्रिया माने जो क्रिया आप कर रहे हैं समास बनाने के लिए, तो समास की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। प्रयोग होने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप माने गायब। क्लियर बात हो गई? yes. विभक्तियों का लोप हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से समास में अब, ठीक। लो इसको नोट कर लो। और सर समस्त पद यही होता है कि जो हमसे जब किसी पद के समूह को जब शॉर्ट कर देते हैं और वो सिंगल एक वर्ड बनता है, हाँ, हाँ। वही समस्त पद होता है। वही तो समस्त पद, जैसे मैंने बताया ना कि राजकुमार में यही तो समस्त पद हुआ। राजा के कुमार का समस्त पद यही तो बना। बोलिए। राजा का कुमार, उसका समस्त पद हमने यही तो बनाया है, राजकुमार, ठीक। अब देखिए अगला आता है समास विग्रह। किसी भी चीज को आप अपने पूर्व से जोड़कर देखेंगे तो जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो आता है, अब अगला है हमारा समास विग्रह। अच्छा, आप लोग संधि पढ़े हैं? yes sir. तो क्या संधि में भी विग्रह थी कि संधि में विच्छेद था? संधि में, हाँ, संधि में विच्छेद था और समास में विग्रह। समास विग्रह, विग्रह माने होता है अलग अलग करना, और समास विग्रह माने होता है समास को अलग अलग करना, ठीक। विग्रह माने होता है अलग अलग करना, खंड करना, और समास विग्रह माने होता है समास को अलग अलग करना। तो अब समास को कैसे अलग करेंगे तो समझिए, जो समस्त पद हमारा बना है, जो हमारा समस्त पद बना है, जैसे हमने बनाया रसोई घर, ठीक। हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया समस्त पद रसोई घर। इसी को आप फिर से अलग करिए, फिर क्या बनेगा हमारा? रसोई के लिए घर। यही समास विग्रह है। बोलिए। बोलिए।
मुझे लगता है कि तुम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो क्लास को। तुम लोग बताओ तो। अनूप सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। स्वास्थी बेटा समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस अच्छा कशिश यस बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलिए ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समास विग्रह समझे कि नहीं समझे? अच्छा समास विग्रह समझे कि नहीं समझे ये बताइए। अच्छा सर विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेद माने अलग करना, विग्रह माने अलग करना। विच्छेद माने होता है स्पेशली तोड़ना, ठीक है। संधि को आप तोड़ते थे, आपको याद होगा रमेश को आप जब तोड़ते थे तो आपका बनता था रमाधन ईश, याद है आपको? याद है कि नहीं ये चीज? मैंने क्लास 9 में पढ़ाया था। चलिए अब देखिए, अब समस्त पद के दो उदाहरण देख लीजिए। समास विग्रह की परिभाषा लिखेंगे, किताब से लिख लेंगे। लिख देना कि सामासिक पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। समस्त पदों के खंडों को, समस्त पदों के खंडों को वापस से विभक्ति लगा देंगे समास। हाँ बस अलग अलग करना, अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? नोट कर लो इसको। जैसे देखो, जैसे है दशानन, जैसे दशानन, जैसे अगर हम लिखे दशानन, दशानन माने 10। हाँ दशानन का क्या होगा? 10 है आनन जिसके। हाँ आनन माने होता है सिर, 10 है आनन जिसके, आनन जिसके माने इसका मतलब क्या हुआ? 10 है आनन जिसके का मतलब हुआ कि जिसके पास 10 सिर है। जिसके पास कितने सिर हैं? 10। हाँ जिसके पास 10 सिर। हाँ बेटा हाँ ये बहुब्रीहि समास होगा। और इसको जब और आइडेंटिफाई करेंगे तो कभी कभी ये कर्मधारय में भी जाता है। केवल 10 है आनंद जिसके में कर देंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। और जब तीसरा रूप ले लेंगे 10 है आनंद जिसके उछला, अर्थात रावण अगर यहाँ आ गया, आप केवल रावण लिख दिए तब ये जाएगा बहुब्रीहि में। और 10 है आनंद जिसके में लिख दिए तो कर्मधारय। ठीक समझ गए? हाँ ठीक, तो इसी का ये समास विग्रह है। ओके चलिए
देखो समास और विग्रह में अंतर समझ लो। समास में क्या होता है, दो चीजें आ गई ना, समास और विग्रह। समझा देते तुम लोग कंफ्यूज रहो ही मत। समास और विग्रह, ठीक। समास में क्या होता है कि पदों को छोटा किया जाता है। क्या किया जाता है? पदों को छोटा किया जाता है। हाँ, संक्षिप्तीकरण। समास का नाम ही क्या है? संक्षिप्तीकरण, ठीक। तो यहाँ पदों को क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा, ठीक। और विग्रह में क्या होता है कि इन्हीं को आप जब खंडों में अलग कर देंगे तो इनका पदबंध बनता है, पदबंध, ठीक। समझे कि नहीं? अरे इन्हीं को छोटा करेंगे, यहाँ विस्तारीकरण कर देंगे भाई, इतना समझो, परेशान न हो। पदबंध में भी तो यही है, पदबंध में भी तो यही है, यही चीज है कि नहीं है? चलिए अब किस अरे तो इसी पद को जब छोटा किए विस्तारी करेंगे तो एक सारे पद नहीं हो जाएंगे पदबंध में। रसोई घर, देखो ये हमने मान लिया समास विग्रह, ये हमारा समास है। इसको विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, देखो एक से अधिक पद नहीं बने, बोलिए बने कि नहीं बने? हाँ, समझ गए? चलिए इसके बाद हम आते हैं, जो हमारा अगला होगा वो क्या बनेगा पता है? समास के भेद। अब इसमें कोई टाइप आप समास मत कह देना, समास के भेद ही होगा, टाइप आप समास मत कह देना, ठीक। सर समास के प्रकार। हाँ, समास के प्रकार, समास के भेद। तो चलिए अभी निकालते हैं समास के भेद। समास के भेद तो कितने भेद होंगे बच्चा? लिख लो, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। हाँ, पहला उसमें कौन सा होगा? लिख लो यहाँ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सर हम आगे पीछे तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको परिभाषा मत कर दीजिएगा आगे पीछे। नंबरिंग में चेंज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा में चेंज कर देंगे पूरी दिक्कत आ जाएगी, ठीक। दूसरा है अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 6 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्णधारय, सॉरी बहुव्रीहि। तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता दे रहा है ना, इसीलिए परेशान ना होना। कर्णधारय नहीं, यहाँ होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। और उसके बाद क्या होगा? नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं, अव्ययी भाव तत्पुरुष का बहुव्रीहि। द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब देखो इसी तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय एवं दिगु। इसी को आधुनिक तो व्याकरणियों ने समास के 6 भेद मान लिए हैं, लेकिन होते मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन अब इन सबको मिला के 6 माना जाता है, कर्मधारय एवं दिगु, ठीक। ये समास के 6 भेद हुए, 1 2 3 4 और 5 और 6। बताओ किसको कहाँ दिक्कत है समास में? आज मैंने जितना पढ़ाया, अरे हम सब बताएंगे, 6 समास को बताएंगे, आप परेशान मत होइए। बस आप इतना बताइए कि आज अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें किसी को कहीं दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही ना?
आपके कहने का यही मतलब है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके आगे वाला बेटा पोर्शन हम जो है अब कल से हम शुरू करेंगे। अव्ययी भाव समास, एक एक समास को कल से हम परिभाषित करना शुरू करेंगे। आज अब 5 मिनट आपके पास समय इसलिए मैं दे रहा हूं कि मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। ओके।